नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। आज हम स्टार्ट करते हैं सीड टेक्नोलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एडीए, एसडीओ, आरईओ और जो भी इफ्को का एग्जाम में भी होने वाला है, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन, जिस पर लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं फॉर एडीए, एसडीओ, AFO, REO, NSE, IPCO and any other agriculture competitive exams। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल एग्री अभ्यास, देन इसके बाद इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ऑल इंडिया मेगा एग्रीकल्चर टेस्ट एक अनाउंस किया है, जो कि 18 तारीख को है, 18 अक्टूबर 2020 को, जिसकी फर्स्ट प्राइज है 1100 रुपये, सेकेंड प्राइज है 500 रुपये और थर्ड प्राइज है 250 रुपये। आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। इस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है ओनली 30 रुपये। इस टेस्ट को देने के लिए क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर से अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर पर जाना है। स्टोर पर रजिस्ट्रेशन की लिंक अवेलेबल है और वहाँ पर 30 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टेस्ट एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। टेस्ट में माइनस मार्किंग होगी 0.25। आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है, ISTA की स्थापना कब हुई थी? ISTA वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ISTA की स्थापना हुई थी 1924 में। दोस्तों, ISTA की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। ISTA की स्थापना कब हुई? 1924 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, The plant part used for propagation or obtaining a new identical is called। पादप का वह भाग जिसका उपयोग प्रवर्धन और नया पादप प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मीन्स प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसका यूज टिश्यू कल्चर में किया जाता है, जिससे हम कोई भी नया प्लांट, मीन्स प्लांट का कोई भी पार्ट जिससे हम, जैसे रूट है, लीफ है, पोलन ग्रेन है, जिससे हम एक नया प्लांट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम प्रोपेग्यूल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोपेग्यूल कहते हैं। उसे हम, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? डी। इसका करेक्ट आंसर है डी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तीसरा, बीज प्रमाणीकरण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? सीड सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व हाउ मेनी फेजेस? कितनी अवस्थाएं होती हैं बीज प्रमाणीकरण में? दोस्तों, कितनी? एक फेज, 5 फेज, सी ऑप्शन है 3 फेज और डी ऑप्शन है 7 फेज। तो इसका करेक्ट आंसर है 7, सॉरी, करेक्ट आंसर है इसका बी, 5 फेज। कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 5 फेज होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का बेसिक इनपुट क्या होता है? इरिगेशन, फर्टिलाइजर, सोइल, सीड। तो इसका बेसिक इनपुट क्या होता है? एग्रीकल्चर का बेसिक इनपुट होता है दोस्तों सीड। एग्रीकल्चर का बेसिक इनपुट क्या होता है दोस्तों? सीड होता है। एग्रीकल्चर का बेसिक इनपुट क्या होता है? सीड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है, सीड है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑफ टाइप प्लांट्स आर रिमूव्ड बाय फील्ड। विपरीत विभेद के पादपों को हटाना किस सिलेक्शन में किया जाता है? ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स आर रिमूव्ड इन विच मेथड्स? पॉजिटिव मास सिलेक्शन, नेगेटिव मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन या फिर मास सिलेक्शन? ओनली मास सिलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि ऑफ टाइप प्लांट रिमूव करना किस सिलेक्शन के अंतर्गत आता है? ऑफ टाइप प्लांट रिमूव करना नेगेटिव मास सिलेक्शन किसका एक पार्ट होता है? नेगेटिव मास सिलेक्शन का एक पार्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द कंडीशन इन विच सीड जर्मिनेशन इज प्रिवेंटेड बाय द एब्सेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल जर्मिनेशन एंड ग्रोथ इट को। सामान्य अंकुरण और विकास के लिए आवश्यक बुनियादी स्थितियों की अनुपस्थिति से अंकुरण को रोका जाता है, वह क्या कहलाता है? आपसे पूछना चाह रहा है कि परिस्थितियां अनफेवरेबल कंडीशन के कारण अगर किसी सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन अगर किसी सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे हम डोरमेंसी नहीं, उसे क्या कहते हैं? क्यूसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्यूसेंस। डोरमेंसी की डेफिनेशन होती है
अगर इंटरनल फैक्टर के कारण, ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर, ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर, अगर उसके कारण अगर सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बेसिक कंडीशन, जो इन्वायरमेंटल की बेसिक कंडीशन है उनके कारण अगर जर्मिनेशन नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या है, फिर बी क्यूसेंस होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द केमिकल ट्रीटमेंट इज गिवन टू कंट्रोल, हम केमिकल ट्रीटमेंट से फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं, सोइल इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, डी। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 8। द टू इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लाइफ स्पैन ऑफ सीड अंडर द स्टोरेज, वह बीज भंडारण में बीज के जीवन काल को प्रभावित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सीड साइज एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर, सॉरी टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ए आंसर इसका क्या है, करेक्ट है। आर्द्रता और तापमान ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या करते हैं, बीज के भंडारण में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सीड ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, सीड को हम सुखाते क्यों हैं, सीड को हम ड्राई क्यों करते हैं? तो ड्यू टू द वायबिलिटी और विगर को बनाए रखने के लिए। किसके लिए, वायबिलिटी और विगर, जीवन क्षमता और वायबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, सीड को ड्राई करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 10वां। किसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला सीड कौन सा होता है, बीज। द सीड विच फार्मर जनरली यूज फॉर द सोइंग कौन सा होता है? तो आप सबको मालूम है, इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका करेक्ट आंसर है सर्टिफाइड सीड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड क्या होता है, किसान फार्मर क्या होते हैं, इसको यूज करते हैं। जो ब्रीडर सीड होता है वो दूसरे नंबर का, पहले नंबर का कौन सा होता है, न्यूक्लियस सीड होता है। दूसरे नंबर का कौन सा होता है, ब्रीडर सीड होता है। तीसरे नंबर का कौन सा होता है, फाउंडेशन होता है। फोर्थ नंबर का कौन सा होता है, सर्टिफाइड होता है दोस्तों। तो किसान बोने के लिए किस सीड का यूज करते हैं, तो किसान बोने के लिए सर्टिफाइड सीड का, प्रमाणित बीज का यूज करते हैं। किस बीज का यूज करते हैं, प्रमाणित बीज का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉसिबल रीजन फॉर सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी के लिए पॉसिबल रीजन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, इमेच्योर एम्ब्रो, क्रैकिंग ऑफ हुल्स और ग्रीन डिस्टोरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अगर एम्ब्रो का डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो। दोस्तों अगर एम्ब्रो का डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो तो इसका इमेच्योर एम्ब्रो के कारण भी क्या होता है, सीड के अंदर डोरमेंसी आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है, इमेच्योर एम्ब्रो के कारण, अपरिपक्व भ्रूण के कारण भी सीड के अंदर क्या होती है, डोरमेंसी डेवलप हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड्स विच शो वेरी ड्रास्टिक लॉस इन वायबिलिटी विद ए डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बिलो 12 to 13। जब बीज को 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड कम नमी पर सुखाते हैं तो इनकी जीवन क्षमता में अत्यधिक हानि होती है। ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? मीन्स अगर ऐसे सीड्स जिनको 12 से अगर 13 डिग्री से क्या मॉइस्चर परसेंट अगर मॉइस्चर कम किया जाए तो इनकी वायबिलिटी में बहुत ही ड्रास्टिक लॉस होता है। इस प्रकार के सीड को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है सी, रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलन ग्रेन इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ प्लांट इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। पादप के जीनोटाइप से नियंत्रित होने वाली स्व अनिश्चितता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको पता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अलग अलग टाइप की होती है, हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम, होमोमॉर्फिक सिस्टम, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक। तो उसमें पूछा गया है कि वह कौन सी एसआई है जो कि प्लांट के जीनोटाइप से कंट्रोल होती है, प्लांट के जीनोटाइप से कंट्रोल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, जो कि प्लांट के जीनोटाइप से कंट्रोल होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट वीकन्स और सॉफ्ट सीड कोट इट इज कॉल्ड। तो हम इसे क्या कहते हैं? मतलब फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा अगर बीज को तोड़ना तो इसको क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? स्कैरिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? स्कैरिफिकेशन कहते हैं, स्कैरिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है, स्कैरिफिकेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन
द वैरायटी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग इन ऑल कॉम्बिनेशन ए नंबर ऑफ लाइंस which having good GCA that combines well with each other it is called। वह कौन सी वैरायटी है जो कि बहुत सारे इनविट्स को आपस में मिक्सिंग से मिलाया जाता है, ऐसे इनविट्स जिनकी GCA बहुत अच्छी होती है उन वैरायटीज को क्या कहते हैं? तो उन वैरायटी को क्या कहते हैं? हम सिंथेटिक वैरायटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन वैरायटी को हम सिंथेटिक वैरायटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंथेटिक वैरायटी। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सिंथेटिक वैरायटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू डेवलप इनटू ए कंप्लीट प्लांट इट इज कॉल्ड। एक पादप कोशिका से संपूर्ण पादप निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं? मीन्स एक प्लांट सेल से, अगर सिंगल प्लांट सेल से अगर पूरा प्लांट डेवलप हो जाए तो इस क्षमता को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इस क्षमता को क्या बोला जाता है? इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। इस क्षमता को क्या बोला जाता है? टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भाई बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द आइसोलेशन डिस्टेंस नॉर्मली फॉलोड फॉर द फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ पैडी हाइब्रिड। ये एग्जाम में पूछा गया है कि पैडी हाइब्रिड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? पैडी हाइब्रिड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? तो पैडी हाइब्रिड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है कितनी होती है? 200 मीटर। अगर सिंपल सिर्फ पैडी लिखा है, सिंपल सिर्फ राइस लिखा है, तब तो आंसर कितना होगा? 3 मीटर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है पैडी हाइब्रिड, यहाँ पर क्या लिखा है? पैडी हाइब्रिड, तब इसका आंसर कितना होगा? 200। अगर पैडी हाइब्रिड के लिए आपसे फाउंडेशन सीड के लिए डिस्टेंस पूछिए तब आंसर कितना होगा? 200। तब आंसर कितना होगा? 200 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो फॉर मेज हाइब्रिड एंड राइस हाइब्रिड। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो मीन्स एक सीड से कितने सीड बनाए जा सकते हैं? एक सीड से कितने सीड प्रोड्यूस किया जा सकते हैं? तो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो फॉर मेज हाइब्रिड और राइस हाइब्रिड के लिए कितने होते हैं? कितना होता है? इसका सही आंसर है डी, 1:100, 1:100। इसका सीड रेशो कितना होता है? 1:100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑब्टेन। माइक्रो प्रोपोगेशन में डिजीज फ्री प्लांट किस मेथड से प्राप्त किए जाते हैं? तो डिजीज फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर, कौन सा कल्चर? मेरिस्टेम कल्चर का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, कि हम मेरिस्टेम कल्चर का यूज करके क्या बनाते हैं? डिजीज फ्री प्लांट बनाते हैं। मेरिस्टेम कल्चर का यूज करके क्या बनाते हैं? हम डिजीज फ्री प्लांट्स बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर इसमें एंथर कल्चर है, ये ऑप्शन ए है, तो एंथर कल्चर का मतलब क्या है? यहाँ पर एंथर कल्चर का मतलब है कि इससे एंथर कल्चर से क्या बनाए जाते हैं? हैप्लॉइड प्लांट। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि एंथर कल्चर से क्या किया जाता है, तो एंथर कल्चर से क्या किया जाता है? एंथर कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या है? सी है। करेक्ट आंसर क्या है? सी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 द टर्म रिकॉन, म्यूटोन, सिस्टोन वाज कॉइन्ड बाय। ये तीन इंपोर्टेंट टर्म है, म्यूटोन, रिकॉन, सिस्टोन। ये किसने दी? ये तीनों टर्म किसके द्वारा दी गई है? करेक्ट आंसर है सी, किसके? वेंजर के द्वारा। गलती से लगा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है, वेंजर। दोस्तों रिकॉन क्या होता है? द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉन किसको कहते हैं हम? द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? रिकॉन कहते हैं। म्यूटोन क्या होती है? द यूनिट ऑफ म्यूटेशन को क्या कहते हैं? म्यूटोन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो यूनिट मींस एज डीएनए का सिंगल यूनिट जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तीनों टर्म किसके द्वारा दी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म साइब्रिड रेफर्स टू। साइब्रिड क्या होते हैं? सोमेटिक हाइब्रिड, गैमेटिक हाइब्रिड। बहुत तो दोस्तों सोमेटिक हाइब्रिड क्या होते हैं? सोमेटिक हाइब्रिड होते हैं। साइब्रिड जो क्या होते हैं? सोमेटिक हाइब्रिड। साइब्रिड क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोमेटिक हाइब्रिड होते हैं। साइब्रिड इज ए सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिड मींस साइब्रिड का मतलब होता है कि दो अलग अलग सेल के बीच क्या कराना? हमको फ्यूजन कराना। दो अलग अलग कोशिकाओं के बीच क्या कराना? हमको फ्यूजन कराना है। लेकिन एक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, दूसरे सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। मींस दो सेल की प्रोटोप्लाज्म के बीच फ्यूजन कराना है, जिसमें क्या होगा? तो जिसमें एक सेल में तो न्यूक्लियस होता है, दूसरी सेल न्यूक्लियस लेस होती है। ठीक है, दूसरी सेल क्या होती है? जिसमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। इन दोनों के बीच के फ्यूजन से क्या बनेगा? तो इनके क्या बनेगा? साइब्रिड बनता है। क्या बनता है?
साइब्रिड। तो साइब्रिड क्या होता है? सोमेटिक हाइब्रिड होते हैं। साइब्रिड इज सोमेटिक हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोप्रिजर्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग ऑर्गेनिज्म। हम क्रायोप्रिजर्वेशन निम्न में से किसी जीव के संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं। तो दोस्तों क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है कि क्रायोप्रिजर्वेशन -196 डिग्री नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है, 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर किसी भी चीज का स्टोरेज करना, प्रिजर्व करना क्या कहलाता है? क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाता है। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्रायोप्रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है। इसका करेक्ट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी मैटिंग हेट्रोसिस को नहीं दिखाती? ए मैटिंग अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट ड्यू टू हेट्रोसिस। तो आपको देखना होगा कि कौन सी है। कैपिटल ए, ये यहाँ पर मतलब दोनों जीनोटाइप डिफरेंट है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में कैपिटल भी है, यहाँ पर कैपिटल ए है, मतलब हेट्रोसिस हो सकता है। लेकिन इस वाले तीसरे वाले ऑप्शन में देखना, इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल, दोनों सेम है, तो यहाँ पर हेट्रोसिस नहीं होगी। यहाँ पर बिल्कुल भी हेट्रोसिस नहीं होगी। इसमें हो सकती है डी वाले में आसानी से हेट्रोसिस, सबसे ज्यादा हेट्रोसिस होगी इसके अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इसके अंदर हेट्रोसिस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओबिस which possession an embryonic plant food reserve and protective coating, it is in plant species। एक निश्चित परिपक्व अंडाणु जिसमें एक ढूंढे पौधा, खाद्य संग्रह एवं प्रोटेक्टिव कोटिंग होती क्या कहलाता है? तो मीन्स एक आपको फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल, इट इज, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होता है? सीड। तो सीड ये फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल होता है। सीड क्या होता है? सीड या बीज जो होता है एक परिपक्व बीजांड होता है, परिपक्व निषेचित बीजांड होता है, जिसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है, फूड रिजर्व होता है, प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ गिवन बाय। होमोलोगस सीरीज का जो लॉ है किसने दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग का। ये किसके द्वारा दिया गया? वेविलोव। किसके द्वारा दिया गया? वेविलोव के द्वारा। लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन किसके द्वारा दिया गया? वेविलोव के द्वारा दिया गया है। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लोइड्स आर नॉर्मली, जो ट्रिप्लोइड्स होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं? ट्रिप्लोइड्स आर नॉर्मली स्टेराइल। ट्रिप्लोइड्स क्या होता है? नॉर्मली स्टेराइल होते हैं। अगला क्वेश्चन, a condition in which F1 plants of an interspecies cross are vigorous and fertile but their F2 progeny is weak and sterile, it is colic। मतलब जब हम इंटरस्पेसिस क्रॉस कराते हैं तो F1 जो प्रोजेनी होती है वो तो क्या होती है? अच्छी होती है, फर्टाइल होती है। लेकिन F1 से जो F2 प्रोजेनी आती है वो वीक होती है, स्टेराइल होती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जिस कंडीशन का करेक्ट आंसर है दोस्तों हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजाइगस प्लांट बट होमोजीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजाइगस बट होमोजीनियस। तो हेट्रोजाइगस होमोजीनियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? देखो प्योर लाइन तो क्या होते हैं? प्योर लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं? होमोजाइगस होमोजीनियस होते हैं। हमको क्या बताना है? हेट्रोजाइगस होमोजीनियस। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड सीड। याद रखना F1 जो हाइब्रिड होता है वो होमोजीनियस होता है बट हेट्रोजाइगस होता है। F1 हाइब्रिड जो होते हैं होमोजीनियस होता है बट हेट्रोजाइगस होता है। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जो होती है वो हेट्रोजीनियस हेट्रोजाइगस होती है। सिंथेटिक वैरायटी भी यही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाइब्रिड सीड। इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड सीड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, इनएबिलिटी ऑफ हाइब्रिड टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग। मींस हाइब्रिड से वाइबल ऑफस्प्रिंग का डेवलप ना हो पाना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड स्टेरिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है हाइब्रिड स्टेरिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ डबल क्रॉसेस विल बी इक्वल टू। प्लांट ब्रीडिंग में पूछे जाते हैं कि डबल क्रॉस जो होता है उसको कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपके पास इनविरेट n बराबर 5 है तो आप डबल क्रॉस की संख्या कितनी होगी? इस तरह से एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। तो डबल क्रॉस जो नंबर होता है, डबल क्रॉस निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करते हैं? n इंटू एन माइनस, क्वेश्चन नंबर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 8। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा।
आप मेरे YouTube चैनल को अभ्यास एग्री एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।